नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। चुनावी मौसम आते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है। राजनेता अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से अपनी प्राथमिकताओं और निष्ठा को बदलने में लग गए हैं। 8 जनवरी को जैसे ही चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूका, हर दल अपने अपने सियासी समीकरणों को सेट करने में लग गया। सभी की कोशिश है किसी भी तरह सत्ता की चाबी हासिल की जा सके और इसके लिए उन नेताओं को जोड़ा और तोड़ा जाए जो उनके सत्ता के समीकरणों को फिट करने में कहीं ना कहीं अपने योगदान दे सके। इसी कड़ी में आज देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला, जहां बीजेपी के 5 विधायकों ने पार्टी से नाता तोड़कर सपा में जाने का इशारा किया। इन 5 नेताओं में सबसे बड़ा नाम कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का रहा, जिन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा में जाने का ऐलान भी कर दिया। उनके इस्तीफे देने की देर थी, फिर क्या था, एक एक करते हुए 3 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। और तो और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहकर हलचलें और बढ़ा दी कि अभी 6 से 8 विधायक और उनके संपर्क में हैं जो कि इस्तीफा लेकर बस तैयार बैठे हैं। वहीं विपक्ष के बड़े नेता और एनसीपी मुखिया शरद यादव ने भी उत्तर प्रदेश की इस हलचल पर मुंबई से बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी के 13 विधायक जल्द ही इस्तीफा देंगे, सपा का दामन थाम लेंगे। यानी कि साफ है, आने वाले दिनों में बीजेपी में बड़ी टूट देखने को मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे के बाद कहा कि वो पिछड़ों और दलितों, बेरोजगारों, वंचितों की आवाज नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई। तुरंत बीजेपी आलाकमान ने इस घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए पार्टी से नाराज नेताओं को मनाने की तैयारी कर ली। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये बागडोर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी है। लेकिन स्वामी प्रसाद के तेवर देखकर लगता नहीं है कि वो वापस कमल पर सवार होंगे। लेकिन राजनीति के मैदान में कुछ भी मुमकिन है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य 6 साल पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए, वो आने वाले दिनों में अब कहां जाएंगे, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन स्वामी का साइकिल पर सवार होना क्या गुल खिलाएगा, देखने वाली बात होगी। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। हमेशा राजनीतिक निर्णय उचित अवसर पर ही लिए जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री होने के नाते अभी तक मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। दलितों, पिछड़ों, बेरोजगार नौजवानों, किसानों के खिलाफ इनके रवैये के लिए मैं सदैव इनको अवगत भी कराता रहा। उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात भी रखता रहा, लेकिन इनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि आगे उत्तर प्रदेश की जनता को इनकी गलत नीतियों का शिकार न होना पड़े। इसीलिए आज से राज्यपाल जी को भेजे गए इस्तीफा पत्र में मैंने कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें जिक्र है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म, लघु, मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार इनके हितों के खिलाफ काम किया है। और जिसको देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश की जनता के हित को सर्वोपरि बनाए रखते हुए मैं योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देता हूं, जिसकी कॉपी मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दी है। कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही, और साथ साथ इनके साथ में 13 एमएलए और कुछ साथी वो इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। और आज मौर्य से शुरुआत है, आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा और परिवर्तन के प्रक्रिया में शामिल होगा। और बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन साइकिल पर सवार स्वामी क्या सपा को दिलाएंगे प्रसाद? बड़ा सवाल है, क्योंकि अब कमल का दामन छोड़कर साइकिल पर सवार हो लिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी से मोहभंग, क्यों सपा का स्वामी ने थामा संग? बीजेपी में भगदड़, क्या है आखिर गड़बड़? केशव को जिम्मेदारी, बीजेपी में क्यों मची है मारामारी? 2022 की बिसात, स्वामी कब तक रहेंगे साइकिल के साथ? आज उन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता
खेमचंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज यादव काका जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर DS मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं BSP के, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार इस समय जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शर्मा जी आप ही के साथ। सर क्या हो रहा है और ये कैसे हो गया? क्या 2022 की बिसात बिछाते बिछाते आप लोगों की खुद की जमीन खिसकती चली गई और पता भी नहीं लग पाया, अचानक से बम फूटा? और अभी तो और भी बहुत लंबी लिस्ट बताई जा रही है, यहां तक कि एनसीपी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दे दिया है। उन तक को पता है, आप लोगों को क्या नहीं पता था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं और हर एक सीट पे हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। वो उस सीट पे भी हैं जहां के विधायक सो कॉल्ड आप कह रहे हैं कि पार्टी को छोड़ के जाने को तैयार हैं। हमारी पार्टी में हर समय रिव्यू चलता है, बैकग्राउंड फीडबैक लिया जाता है और अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके चीजें तय की जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति 5 साल मंत्रिमंडल में रहता है, सरकार के जितनी भी सुविधाएं उनको एंजॉय करता है, सरकार के हर डिसीजन में शामिल होता है और उसके बाद कहता है कि नहीं देखिए यहाँ पे तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही, यहाँ पे तो अत्याचार हो रहा है, तो वो तो वैसा ही है कि आप 5-6 प्लेट नॉनवेज खा लो और उसके बाद फिर आप जीव हत्या पे भाषण दो कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ये गलत काम है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। मैं इस पे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, हमारी पार्टी इस पे विचार कर रही है, लेकिन पार्टी के पास हर सीट पे 5 से 10 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना अच्छा प्रभाव रखते हैं, प्रभुत्व रखते हैं। शर्मा जी, अब ये बताइए कि क्या आप लोगों को अंदेशा था और कि पार्टी में नाराजगी इस हद कैंडिडेट की तक बढ़ कोई भी चुकी कमी है नहीं है कि मंत्रीगण हो, विधायक हो, पार्टी छोड़ने तक का फैसला ले सकते हैं? क्या आप लोगों को इस बात का एम था? देखिए, राजनीति में हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है और मौर्य साहब पहले भी दूसरी पार्टियों में रहे, मैं उनके बारे में पर्सनल कमेंट को ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके का एक्सक्यूज उन्होंने दिया है वो बचकाना एक्सक्यूज है, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। अच्छा रहता कि वो इसी पार्टी में रहते, 5 साल उनको पार्टी ने मान सम्मान सब कुछ दिया, इसी पार्टी की सेवा करते, उनको और भी कुछ ज्यादा मिलता। जिस पार्टी में वो जा रहे हैं वहां पे तो अपने बाप का भी सगा नहीं हुआ जाता, ऐसी पार्टी में जाकर उनको क्या सम्मान मिलेगा? जल्दी उनको रियलाइज होगा, गलती भी पता चलेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है, हम डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया है और इसी वजह से हर सीट पे हमारे पास बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और हमारे पास कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास कैंडिडेट की लाइन है और उसमें से तो बीजेपी के लिए क्या इसे झटका ना माना जाए सर? चुनाव के इस पड़ाव में आने के बाद और निर्णय लेगा। इन बड़े और कद्दावर नेताओं का भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाना क्या आप लोगों के लिए झटका नहीं है? भारतीय जनता पार्टी रीति और नीति के हिसाब से आगे चलती है, व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलती, परिवार के हिसाब से नहीं चलती। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और जब तक कैडर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने काम करके देखा है। अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल कुछ ग्रीवेंसेस की वजह से कुछ निर्णय लेता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आपके मुताबिक उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी जिस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया पार्टी को छोड़ने का। चलिए ठीक है सर, लौटती हूँ आपके पास। मनोज यादव काका जी, आज खुश तो बहुत होंगे सर आप, समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी से आपकी पार्टी में लोग शामिल होना चाहते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा ने दलितों, पिछड़ों, वंचितों का जो समाजवादी पार्टी का जो विकास है वो सामाजिक न्याय आधारित विकास है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज ये किस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के साथी दे रहे हैं, हो सकता है कि इस डिबेट के बाद इनको भारतीय जनता पार्टी किस तरह का व्यवहार करेगी कि चूंकि इन्हीं की तरह बलगोड़ापन एक अभी प्रवक्ता ने किया था तो उन्होंने अब बाद में जा करके अपना जो टाइमलाइन थी ट्वीट की, उन्होंने उनको डिलीट करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है, उनका जो दृष्टिकोण है वो सामाजिक न्याय आधारित विकास करने का है। जो एक बड़ा कमेरा वर्ग है, जो आरक्षित वर्ग है, उसके आरक्षण कैसे सुनिश्चित रहे, हर घर से निकले हुए युवाओं को रोजगार कैसे मिले, माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ साथ उनको एक अच्छा माहौल कैसे मिले, इन सबका प्रबंधन और दृष्टिकोण अगर किसी नेता के पास है तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास है। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कारण बताए आपके मंच के माध्यम से,
वो कितने वाजिब कारण उन्होंने बताया कि दलितों पिछड़ों के साथ लगातार अन्याय हुआ। सही बताया, 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों का जो हक था वो नहीं उनको दिया गया। जो 27% ओबीसी का और 21% अनुसूचित जाति का आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए, वो नहीं था। सरकार ने जितनी कुछ एक तो भर्तियां करी नहीं, कहीं थोड़ी बहुत हुई भी, तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने ये ख्याल रखा कि आरक्षण और संविधान का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, बल्कि उनको अपने स्वजाति लोगों में बहुत गुण दिखते हैं। इसके एक ज्वलंत उदाहरण है कि बादा कृषि यूनिवर्सिटी में जब असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होती है 16 के 16, तो 14 उसमें एक जात के होते हैं। तो जो उनके सवाल थे वो बिल्कुल सही सवाल थे कि दलितों पिछड़ों का लगातार वो आपकी पार्टी में जो शामिल हो गए हैं। ऐसे में काका साहब, अभी और किन किन चेहरों के साथ आप लोग संपर्क में हैं, जरा ये भी बता दीजिए। 5 चेहरे तो क्लियर हो गए हैं। एनसीपी का कहना है कि भाई 13 विधायक छोड़ने वाले हैं बीजेपी को और सपा में जाने वाले हैं। 13 से ज्यादा है। अभी भारतीय जनता पार्टी में इस कदर भगदड़ होने वाली है कि उनके वो एक शेर है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में अब कुछ बचने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने, युवाओं को जब अपना हक मांगा, सभी घरों से निकले युवाओं ने हक मांगा, तो उनको पर लाठियां चलाई गई। जब पूरा उत्तर प्रदेश में कोरोना के दूसरे वेव में घरों से लाशें निकल रही थी, तो लोगों के मृत्यु को, मरने को, आप भी जानते होंगे, एक संवेदनशील और करुणामयी पत्रकार हैं आप, कि कोई व्यक्ति ये नहीं झूठ बोलता है कि उसके घर कोई मरा है, चाहे जितना भी बड़ा झूठ बोले, लेकिन लोगों के मरने के को भी अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 1600 शिक्षक संघ ने कहा कि हमारे 1621 साथी चुनाव में कोरोना के गाल में समा गए, कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे शिक्षकों के बच्चे आज विद्यालय नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे बहनें बेवा हो गई, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 3 बताया। किसने नहीं देखा पूरे देश में जब मजदूरों का पलायन हुआ, सड़कों पे मरते हुए लोग, भूखे लोग। ठीक है, आपके मुताबिक इन तमाम कारणों की वजह से जनता में भी असंतुष्टि है और उनके अपने मंत्रियों और अपने विधायकों में भी असंतुष्टि है। इसी वजह से बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं और आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। काका साहब, लौटती हूं आपके पास, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर DS मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, बीएसपी नेता है। मिश्रा साहब, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी के अंदर ये अचानक से भगदड़ क्यों मच गई, क्या गड़बड़ी नजर आ रही है? साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। पहले बसपा में थे, फिर बीजेपी में चले गए, तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, किस हद तक उनके इन आरोपों पर विश्वास किया जा सकता है? 250 विधायक उनके विद्रोह में थे, उन्हीं में से ये अभी कुछ नमूने हैं। मुद्दा यहाँ ये नहीं है, मुद्दा ये है कि बीजेपी में आज टिकट न पाएंगे तो सब छोड़ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बीजेपी की स्थिति यह है, 250 विधायक योगी आदित्यनाथ जी के अगेंस्ट जो है धरने पर बैठे थे। दूसरी मुद्दा यह है कि जो हमारे सपा के भाई कह रहे हैं कि अभी सब छोड़ के चले आएंगे, तो इनके नेता कहाँ जाएंगे? अगर वो 250 इनके में चले आए तो 403 सीट में इनके क्या 150 पे लड़ेंगे? और 150 में क्या जो संगठित और दल इनके उसमें है उनको दे देंगे। तो जो इनके नेता सड़क पर जो है बिना रैली निकाल रहे थे, बिना जीत के जश्न मना रहे थे, विजय यात्रा निकाल रहे थे, तो इनके नेता वो बेचारे कहाँ जाएंगे? क्या भाजपा के नेताओं को भर्ती करके ये पाकिस्तानी फौज तैयार कर रहे हैं? क्या है ये? अरे इनको सोचना चाहिए कि अपने नेताओं पर भरोसा रखो, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखो, इन भगोड़ों से क्यों अपने को कर रहे हो? और रही भाजपा जो पा रही है ना, वो तो अपने कर्म को पा रही, वो पहले दूसरे से तोड़े, अब वो उनको तोड़ रहे हैं। जो हमारे बहुजन समाज पार्टी का वफादार नहीं हुआ है, जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को स्वामी प्रसाद मौर्य जी बनाया, उनको इतने दिनों मंत्री रखा, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जब वो बहन कुमारी मायावती जी के लिए नहीं हो पाए तो कितने दिनों भारतीय जनता पार्टी, उनका तो उनके रग में एंटी बीजेपी था। पता नहीं कैसे वो जाकर के वहां समाहित हुए। अच्छा, एक तरफ, दूसरी तरफ जो भाजपा से भाग के आ रहे हैं लोग, ये हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम विरोध करते हैं। अब ये जाकर के कैसे सपा, ये स्थिति इनकी खराब है।
इनका बिल्कुल इनकी सोच, इनकी सिद्धांत, इनका कुछ नहीं है। ये सब भगोड़े किस्म के लोग हैं, गैर सैद्धांतिक लोग हैं, स्वार्थ परता है। इनको अपने बच्चों का, अपनी बेटी का, अपने परिवार का 17, 20, 70 टिकट चाहिए। जहाँ नहीं मिलेगा वहां से जाएंगे। अरे इतना है तो अपनी पार्टी बना लो भाई, अपनी पार्टी बना खुद ही टिकट बांट लो तुम। ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें जो है वो कहीं पे जो है किसी रूप में सार्थक सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है सर, ये बिल्कुल ही सपा के लिए भी, सपा अपने पाँव को दलदल में डाल रही है। कतई इस तरह के भगोड़े लोगों को लेकर के कैसे। ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं मतलब लेने से पहले इस पर मनोज काका यादव जी आपसे एक क्वेश्चन कह रहे हैं मिश्रा साहब कि भाई आप अपने आप को जानबूझकर दलदल में धकेल रहे हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत साबित होगी, क्योंकि आप बाहर से भर लेंगे तो क्या आपके अपने नेताओं, अपने विधायकों, ठीक है सर, और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर क्या असंतुष्टि की भावना पैदा नहीं होगी? उन्हें क्या तिरस्कृत महसूस नहीं होगा कि धरातल पर उतरकर वो लोग काम कर रहे थे और पैराशूट एंट्री किसी और की करवा दी गई? चलिए ठीक है मिश्रा साहब, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद डॉक्टर सुनील कौशिक का रुख करूंगी जल्दी से। काका साहब, ना फिक्र करें, और जब लोग किसी दूसरे दल में आते हैं तो एक विचारधारा के साथ आते हैं। जो उनकी विचारधारा है वो ठीक है, उनकी विचारधारा की सामाजिक न्याय आधारित, समता आधारित, जिस तरह से समाज में तमाम तरह की जो विसंगतियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बड़े वर्ग का लगातार शोषण किया है, युवाओं का, छात्रों का, माताओं का, बहनों का, सरकारी कर्मचारियों का, लघु और सूक्ष्म जो इनके उद्योग हैं, जो ग्रामीण उद्योग हैं, सबका। अब तो गांव में आप देखिए जो पशुधन था वो बेधन हो गया। गांव में छुट्टा पशुओं ने किसानों का जीना दूभर किया हुआ है। तो उनकी जो तमाम तरह की जो गैर नीति थी, जो आम जन के जो भला नहीं कर सकती थी, जो उनकी तानाशाही तरह की नीति थी, उन नीतियों के खिलाफ अगर कोई आता है, और बात टिकट की नहीं होती, कोई व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है तो विचारधारा ज्वाइन करता है, सिर्फ टिकट के लिए। ये कोई समाजवादी पार्टी में लोग अपना जीवन दिए हैं, और ये करोड़ों लोगों यही तो समझ में नहीं आता कि विचारधारा क्या हर 5 साल बाद बदल जाती है। हर दल को जब भी ज्वाइन करता है कोई भी राजनेता, उसके साथ साथ उसकी विचारधारा भी बदलती चली जाती है। क्या इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा फिर नहीं कहा जाना चाहिए? चलिए ठीक है, लौटती है आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, भारतीय जनता पार्टी को, सर आऊंगी सर, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं सर, जवाब ले लीजिए, बस थोड़ा जवाब ले, ठीक है प्लीज जल्दी। सवाल है कि जब कोई मुद्दों के साथ, जो उसके सिद्धांत है, अगर मुद्दों के साथ वो लौटता है, जो उसके मुद्दे हैं, और जो उन्होंने तथ्य और तर्क प्रस्तुत किया है, क्या तथ्य और तर्क उनके से आप सहमत नहीं है? क्या आप भी नहीं जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, 68,500 में क्या हुआ? लेकिन सर चलिए आपकी बात सही है, लेकिन जब तक व्यक्ति सत्ता में रहता है तब तक उसे ये नजर नहीं आता। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक वहां पर सत्ता की मलाई चखते रहे, तब तक उन्हें ये बात का होश नहीं आया कि भाई पिछड़ों की कोई यहाँ पर अब सुनवाई नहीं हो रही है, या दलितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। उन्हें उस समय फोरम में आकर बात उठानी चाहिए थी। चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, आप लोग अभी काफी खुश हैं। आप लोग जो किया सुन तो लीजिए, आपने सवाल किया है, जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके पूरे बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं यही बोलते रहेंगे, क्या मैं जवाब दूं? ठीक है सर, आपका जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कौशिक साहब, बीजेपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य, अन्य तमाम विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक लंबी लिस्ट है जो अभी संपर्क में है और इस्तीफा हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। बस इशारे की देर है, इस्तीफा देंगे, सपा में जाकर शामिल हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा झटका, और समाजवादी पार्टी को इससे क्या फायदा होगा? देखो शिल्पा, ये जो आज मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, वैसा नहीं अचानक ज्वाइन कर। पिछले 2 हफ्ते से ये सब चल रहा था कि पार्टी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, सोशल मीडिया के माध्यम से सारे खबरें आ रही थी। तमाम मीडिया को उन्होंने व्यक्तिगत बुला करके कहा कि मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करूंगा, और ये एक बीजेपी को संदेश देने का प्रयास पिछले 2 हफ्ते से उन्होंने किया। लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं थी कि हम उनके को भी टिकट देंगे। दूसरा, ऐसा नहीं कि बीजेपी को कोई ऐसा फर्क पड़ा है। बीजेपी को पता है कि लोग छोड़ के पार्टी जाएंगे। 100 से ज्यादा जिस पार्टी विधायक टिकट काट रही हो,
वो पहले से ही माइंड मेकअप पे है कि हाँ कहीं तो कहीं लोग जाएंगे। और राजनीति में ये होता आया है, पहली बार नहीं था उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जिसको टिकट नहीं मिलेगी या जिसके हिसाब से पार्टी काम नहीं करेगी वो दूसरे दल में नहीं जाएगा। यही समाजवादी पार्टी पिछले 4 साल से जो लेबर सेस का पैसा खर्च नहीं कर पा रहा था इनका डिपार्टमेंट, 100 करोड़ से ऊपर का सेस का पैसा इनके डिपार्टमेंट में पड़ा था। समाजवादी पार्टी के लोगों ने लखनऊ में धरना दिया, आज समाजवादी पार्टी के लिए वो खास हो गए। 2016 तक नेता पच रहे थे मौर्य जी, समाजवादी पार्टी को उन्होंने कोसा और एक एक योजना का उन्होंने विरोध किया। समाजवादी पार्टी का 4 साल तक विरोध किया। क्या हुआ? आज उनके राष्ट्रीय बोर्ड में बैठे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, होता आया है और होता रहेगा। और ये नहीं है कि शरद जी कह रहे हैं कि 13 विधायक, ये कह रहे हैं 3 विधायक इस्तीफा देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कम से कम 50 विधायक ऐसे होंगे जो समाजवादी पार्टी जाके ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा अच्छा वास्तव में बीजेपी इस सबको जो सामना करेगी वो तैयार है, प्रिपेयर है कि नहीं है। वो बिल्कुल प्रिपेयर है। और आज दिल्ली में इस बात की मीटिंग भी थी, चुनाव को लेकर के मीटिंग है। पहले फेज में क्या रहेगा, कौन कौन लोग है, यहाँ भी ऐसे लोग हैं पहले फेज वाले भी जहाँ लगभग मुझे लगता है 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी छोड़ेंगे। मैं इस पश्चिम की बात कर रहा हूँ, जहाँ 50 से ऊपर इनके विधायक है वहाँ 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी छोड़ेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि राजनीति में नहीं है। कुछ लोग समझते हैं और मीडिया में यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है जाएंगे, लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे तो नहीं जाएंगे। तो एक जो हवा बनने का प्रयास होता है और कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके बदलने से क्या जिनके पार्टी में आने जाने से कुछ फर्क पड़ता है, ये बिल्कुल सच बात है। हाँ। लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बन जाए और बिगड़ जाए। जो चेहरे सामने आए हैं बीजेपी को जिन्होंने छोड़ा है, अचानक तुम्हें उनके जाने से क्या बीजेपी को फर्क पड़ेगा? जी, जिन नेताओं ने बीजेपी को छोड़ने का फैसला किया है, क्या उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है? लग रहा है सर? मुझे इसलिए नहीं लगता कि पिछले 3 महीने से पहले ही ये स्थिति क्लियर हो गई थी। रिपोर्ट जो बीजेपी की थी कि लगभग 100 से ऊपर विधायकों के टिकट कटेंगे, इनकी इंटरनल रिपोर्ट थी। तो जब इंटरनल रिपोर्ट बीजेपी ने स्वीकार कर ली सूत्रों के हिसाब से या जो समीक्षा उनके नेताओं ने की, बीएल संतोष साहब ने हर क्षेत्र में जाके समीक्षा की है। लगभग 6 महीने में 4 से 5 बार उत्तर प्रदेश का दौरा बीएल संतोष साहब ने किया है। तो जब ये रिपोर्ट सारी है कि इनका टिकट कटना है तो वो जाएंगे, तो मुझे लगता है कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी होती, वो पहले से ही प्रिपेयर है कि हाँ टिकट कटने जिन्होंने ठीक है, आपके मुताबिक बीजेपी पहले से ही जिन मंत्री ने अपने डिपार्टमेंट पे काम नहीं किया। चलिए ठीक है, खेमचंद शर्मा जी जो तो फिर आप सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए सर, जल्दी से बोलिए। शिल्पा जी, प्रमुख सचिव को बदलवाने के लिए इन्होंने एडी जोशी का जोर लगा लिया। उस सेस के पैसे को खर्च कराने के लिए एडी जोशी का जोर लगा लिया कि नेडा में जाकर के जो श्रमिकों को पैसा दिया जाएगा, जो लालटेन जो थी वो दी जाएगी या पंखे की सोलर लाइट दी जाएगी, वो मेरे व्यक्ति को दी जाएगी। और वो आज तक पैसा खर्च नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के लोगों ने घिराव भी किया वहां जाकर उस कार्यालय का। इनके कार्यालय के जाकर के घिराव किया, नेडा का घिराव जाकर किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें कही कि ये पैसा सेस का लेबर का है, लेबर तक नहीं पहुंच पा रहा है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं। सर, ये सारे बहुत गंभीर सवाल हैं। प्रमुख सचिव खेमचंद शर्मा जी कि बीमारी का पत्र लिखिए और अगर बीजेपी को पहले से पता था, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे कि कौशिक साहब कह रहे हैं कि कोई एक दिन का खेल तो होता नहीं है, लंबे समय तक संपर्क में रहा जाता है, तब जाकर कोई इतना बड़ा नेता इस तरह का कोई फैसला लेता है। ऐसे में ये जो कोशिश है अब देखने को मिल रही है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दे दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भैया मनाइए उन लोगों को, जरा बात कीजिए, क्या नाराजगी है, क्या कुछ उनको समस्या है, उस पर बात कीजिए। ये काम पहले भी तो हो सकता था सर, क्योंकि चुनाव के इस पड़ाव पर क्या आपको नहीं लग रहा है आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है? देखिए, हमारी पार्टी में लगातार संवाद होता है। हमारी पार्टी में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है, स्टेट की मीटिंग होती है, जिले की होती है, मंडल की होती है। लगातार विधायक अपने जो सीएम है उनसे बात करते हैं। विधायकों को हमेशा ये अधिकार होता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर सकते हैं, महामंत्रियों से बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे संवाद हमेशा खुला रहता है। अच्छा होता मौर्य जी सभी से बात करके अपने इश्यूज को डिस्कस करते और डिस्कस करके उसको रिजोल्व कराते। लेकिन हम आशा करते हैं कि मौर्य जी को शायद अपनी गलती का एहसास हो और वो वापस आए। लेकिन हमारी जो पार्टी है
वो कैडर बेस्ड पार्टी है। हम किसी पे दोषारोपण करने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हाँ, ये जनता तय करेगी कि 5 साल कोई व्यक्ति एक पार्टी में रहता है, वहां पे काम करता है और रीति नीति के अनुसार चलता है और लास्ट में जाके कुछ बात नहीं करता है, तो कौन सही है कौन गलत है जनता अपने आप तय कर सकती है। रही बात पिछड़ों की, दलितों की ये बात कर रहे हैं, अरे पिछड़े तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। अरे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब किस वर्ग से आते हैं? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने सर्वोच्च नेता माना हुआ है और वो बहुत अच्छे तरीके से देश को चला रहे हैं, हमारी पार्टी को चला रहे हैं, पूरे देश को वो दिशा दे रहे हैं और पार्टी को भी अच्छे तरीके से दिशा दे रहे हैं। आप पिछड़ों की बात करते हो, आपने बहन मायावती की किस तरीके से पिटाई की हम सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी वालों ने किस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया हम सभी जानते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, सिर्फ एक धर्म वालों की चलती थी, एक पर्टिकुलर जाति की चलती थी, बाकी जितने भी लोग होते थे नाराजगी को समझ नहीं पाई, पूछा नहीं जाता था। चलिए ठीक है सर, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जाने की कोशिश कि भाई अब ये जो झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है, कोशिशें की जा रही है मनाने की। केशव प्रसाद मौर्य का बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है और खेमचंद शर्मा जी ने भी कहा कि उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो जो तेवर देखने को मिल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ उन विधायकों के भी लग नहीं रहा है कि वो अभी फिलहाल इस मूड में है वापस से बीजेपी को ज्वाइन करने के। ऐसे में अब बीजेपी आगे क्या करेगी, सपा आगे क्या करेगी, 2022 के ये जो चुनावी दंगल है वो किस हद तक दिलचस्प होता जा रहा है, इस पर करेंगे बात। वक्त छोटे से ब्रेक लौटते हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज अखाड़े में चर्चा हो रही है जिस तरह से साइकिल पर अचानक सवार हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य असल प्रसाद दिलवा पाएंगे, जीत का आशीर्वाद दिलवा पाएंगे? बीजेपी से मोहभंग क्यों सपा का स्वामी ने थामा संग? बीजेपी में मची भगदड़, क्या है आखिर ये गड़बड़? केशव की जिम्मेदारी, बीजेपी में क्यों मची है मारामारी? 2022 की मिसाल स्वामी कब तक रहेंगे साइकिल के साथ? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोज रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए खेमचंद शर्मा जी। सर, कहीं ना कहीं टेंशन तो हो ही रही होगी क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है योगी सरकार के सामने। कैसे एक बार वापस से जनता के दिल पर राज करते हुए सत्ता के सिंहासन को बरकरार रखा जा सके। और अब बेहद कम समय बचा हुआ है, ऊपर से दूसरी तरफ, एक तरफ तो चुनाव, दूसरी तरफ कोरोना की ये टेंशन। ऐसे में सर कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही है कि चलिए आपकी पार्टी से लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जयंत चौधरी के भी संपर्क में हैं। ऐसा है क्या सर? जो जा रहे जाए, जो आ रहे आए। देखिए, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। अगर परिवार का कोई सदस्य जाता है तो हमें भी दुख होता है, ऐसा नहीं कि हमें दुख नहीं होता। और हमारे साथ एक लंबे समय तक वो रहे और हमारे आदरणीय नेता हैं, लेकिन गए और हमारे नेता लोग बात भी कर रहे हैं और हम उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि बातचीत करके अपनी जो भी समस्या है उसको हल करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। अभी आप चर्चा में देखा होगा, हर एक व्यक्ति बात कर रहा है, कोई एक्स की बात कर रहा है, कोई वाई की बात कर रहा है, लेकिन समझ 22 से 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की कोई बात नहीं करता। सबका साथ सबका विकास के आधार पर सिर्फ उसे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब टॉयलेट बनवाए तो ये नहीं देखा आपकी जाति कौन है, हर घर में टॉयलेट बनवाया जिसमें अल्पसंख्यक भी थे, SC ST भी थे, OBC भी थे और उसमें जनरल कैटेगरी के भी थे। जब हम PM किसान के माध्यम से मदद कर रहे हैं तो हर कैटेगरी के लोगों को मदद कर रहे हैं। जब PM आवास योजना के तहत हम मकान देते हैं तो हर कैटेगरी को देते हैं। हमने OBC को सम्मान देते हुए अलग आयोग बनाया। SC ST को प्रचुर मात्रा में सपोर्ट मिले, उनके विद्यार्थियों को मदद मिले, उनको स्कॉलरशिप मिले, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं दी। हमने ग्राउंड पे काम किया है। हम हर एक समाज का सम्मान करते हैं, हर एक वर्ग का सम्मान करते हैं और ये हमारे जो डेवलपमेंट है वो जमीन पे दिखता है, वो कहने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ पे अपीजमेंट की राजनीति नहीं होती, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट की राजनीति होती है, सांस्कृतिक विकास की राजनीति होती है। अखिलेश जी लगातार एक धर्म की राजनीति करते आए और आज तो उन्होंने हद कर दी भगवान कृष्ण पे भी। वो कहते हैं काल्पनिक है, धर्म काल्पनिक है, वो कृष्ण पे भी टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे, भूल गए और यही उनको सबसे बड़ी शिकायत रही। नहीं, मैंने क्या बोला? गलत, बिल्कुल गलत। कैसे भूल जाएंगे? हमारे तो PM भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। जब आदरणीय PM साहब हमारे पिछले वर्ष से आते हैं, हाँ। उन्होंने वो जीवन जिया है, वो समस्या समझी है और आपने देखा किस तरीके से काशी में उन्होंने कर्मचारियों का सम्मान किया, मान किया। ये दिखाता है हम दिल से करते हैं, हाँ। हम दिखावा नहीं करते। हम सबका पिछड़े और अगड़े नहीं है, देश के PM है महोदय। समस्त उत्तर प्रदेश का विकास करने में विश्वास रखते हैं। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में विश्वास रखते हैं। हम जंगल राज नहीं फैलाते,
हमारे यहाँ पे जमीनें नहीं हड़पी जाती, हमारे यहाँ पे लाठी के हिसाब से राज नहीं चलता। जिस समय समाजवादी पार्टी का राज था वहाँ भूमाफिया का कब्जा था, वहाँ पे गुंडों का कब्जा था, गुंडा राज हुआ करता था, भूमाफियाओं का कब्जा हुआ करता था, कानून व्यवस्था का बुरा हाल हुआ करता था, और इन तमाम चीजों पर बीजेपी ने पकड़ पाई, कहीं ना कहीं अपने हाथ में कंट्रोल लिया, और यही चीज आपको रास नहीं आ रही है, इसलिए पानी पी कर कोसते हैं सर। सत्य है न तर्क है। इन्होंने कहा कर्मचारियों का भला किया, कर्मचारियों का इन्होंने भला ये किया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों का डीए भी भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। कर्मचारियों का इन्होंने पेंशन खत्म कर दिया, युवाओं पर इन्होंने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। और जो पीएम आवास योजना की बात कर रहे हैं, पीएम आवास योजना 1,20,000 मिलता है, और उसमें गरीब का घर तब बनता है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता को उसमें 20,000 रुपया घूस लेना पड़ता है, तो देना पड़ता है, तब बनता है। तो ये तमाम तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो लोग ऑक्सीमीटर में और थर्मामीटर गलत में और हमारे यहाँ पे तक में एक नया पैसा नहीं देना पड़ता, एक नया पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि हम लोग बैंक में ट्रांसफर करते हैं, हम लोग ने ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई है। ये सबका साथ और सबके विकास वाले लोग नहीं है, बल्कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों का, युवाओं का इनको वोट चाहिए, और ये काम सिर्फ एक व्यक्ति को देंगे, एक जाति को। योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक जाति, दलितों को और पिछड़ों को शिकायत और मिश्रा साहब आपके पास आते हुए शोषण किया है, बसपा से सबसे ज्यादा होती है सर। आप लोगों का तो जो कोर वोट बैंक है वो दलित ही है। देखिए, आप लोग तो दलितों की भाजपा अपनी एक जाति का काम करती है, जिक्र करते आए हैं, सपा अपनी एक जाति का काम करती है। ऐसे में अगर दलितों का वाकई में उत्थान होता तो दूसरे दलों के पास उन्हें क्यों जाना पड़ता, क्यों उनके ऊपर राजनीति होती? कहाँ दलित किसी दल के पास नहीं गया है, दलित किसी दल के पास नहीं गया है। दलित अपनी जगह आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ, बहन कुमारी मायावती जी के दाहिने खड़ा हुआ है, और ये दोनों दल जातीय स्तर पर अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। सीटें 2017 में, और बसपा को कितनी मिली? 19 सीटें। अरे सुनिए तो शिल्पा जी अंकगणित समझिए, सुनिए जो फ्लोटिंग वोट था, जो छोटी छोटी जातियों का, जिसको इन लोगों ने बरगला करके जो है वो किया, वो वोट ट्रांसफर हुए हैं। दलित वोट नहीं गया, हमारे पार्टी का वोट आप डाटा उठा लीजिए, हर चुनाव में हम अपने परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं, हमारा दलित वोट कहाँ टूटेगा। रही इन लोगों की जो शौचालय की बात कर रहे हैं, शौचालय सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। सारे शौचालय में केवल टूट करके प्लास्टर गिर चुके हैं, सीट खत्म हो चुकी है, जो कहीं तो छत ऊपर से नीचे आ गई है। यही इनके टॉयलेट का वो है कि सुबह उठो और इनका टूटा हुआ टॉयलेट देखो। और जो प्रधानमंत्री को पिछड़ा बता रहा है, तो इसका मतलब देश पिछड़ा है क्या? पिछड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, पिछड़ा कोई राष्ट्रपति नहीं होता है, पिछड़ा वो देश के जहां तक सत्ता की बात है, सत्ता के लाभ लेने के लिए आप पिछड़ा आगड़ा बनते रहिए और मूर्ख बनाइए तो दुनिया को। समस्या है, ये देश हमारा प्रदेश मूर्ख बनने वाला नहीं है। ऐसे लोग ही तो बेनकाब होने चाहिए जो अगड़ों का, पिछड़ों का, दलितों का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वोट पाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। आप सोचो कि देश के प्रधानमंत्री को पिछड़ा बता करके बेच रहे हो। अरे ये कौन सी बात हुई भाई कि किस तरह तो आपको पिछड़ा दिख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? सुबह शाम दोपहर तीनों करोड़ों की गाड़ी से चलने वाला देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है? अरे क्या बात जात की होती है यार, इतना भी जो ब्राह्मण, दलित और पिछड़ा अन्य जाति वर्ग के हैं, पिछड़े हैं, वो अगड़े हो गए और आप पिछड़े बता दे रहे हो सबको। ये सहूलियत के हिसाब से चलिए, ठीक है सर, आइए आपके पास हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी लगातार जुड़े हैं। कौशिक साहब, दलितों को लेकर, कौशिक साहब, सारी योजनाएं टूट गई हैं, जिस भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हो, कोई ऐसा थाना और कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ बिना पैसे का काम हो रहा हो। दलितों का सिर्फ जहाँ सपा राज में 5 और 1000 होता था, वहाँ 20,000। जब उनके बेटे को टिकट नहीं मिलने के आसार उन्हें नजर आए तो बीजेपी का दामन छोड़ दिया, क्योंकि अब उन्हें उम्मीद है कि शायद समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाएगा, वहां पर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी। अभी तो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे घर से गए हैं। अरे वो आप क्या किराएदार थे? वो आपके घर के स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भाजपा ही नहीं हो सकते, आजन्म नहीं हो सकते हैं। ये समझना वो बीजेपी के क्या होंगे और वो सपा के क्या होंगे? कौशिक साहब, शिल्पा समझना पड़ेगा, दलितों की राजनीति करते करते दलित नेता कहाँ पहुंच गए? दलित कहाँ के कहाँ रह गए? दिल्ली में रह रहे हैं,
अब आज मेरी वापस आ रही है भाई, जरा ठीक है सर, आई विल मेक दैट करेक्ट। और दूसरा, ओबीसी की राजनीति करते करते लोग कहां पहुंच गए। ओबीसी के नेता, सबसे बड़े नेता कौन थे? मुलायम सिंह जी ओबीसी की राजनीति कर रहे थे। सैफई में महल देखिए आप, दिल्ली में महल देखिए आप, मायावती जी की कोठी को देखिए आप दिल्ली में आकर के। तो कौन ओबीसी की और एससी की राजनीति कर रहा है और कौन सामान्य वर्ग की राजनीति कर रहा है? सामान्य वर्ग के नेताओं को आप देखिए ना। कौशिक साहब, ये माना जाए कि अगर उनके बेटे को टिकट मिल जाता, अगर उनकी कुर्सी खतरे में नहीं होती, तो सब कुछ सही था। बिल्कुल सही था। आप ये बताइए, बदायूं से उनकी बेटी सांसद है, जहां धर्मेंद्र यादव को हराया। 2024 में इलेक्शन होगा तो क्या इनकी बेटी उस सीट को छोड़ेगी धर्मेंद्र यादव के लिए क्या? ये सब विचार है। और केवल आपने खुद को टिकट दिलवाने के लिए आपने पार्टी छोड़ दी। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी छोड़िए, आपको विचारधारा नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन सत्ता के बीच में आके छोड़ते ना आप। जिस पार्टी को मैं कह रहा हूँ, जिस पार्टी में गए उस पार्टी ने तुम्हारे पूरे कार्यकाल के साथ बना दिए, तुम सेस का पैसा खर्च नहीं कर पाए, एक बात। दूसरी बात, उस पार्टी में गए आप जिस पार्टी में आपने नेता प्रतिपक्ष का 4 साल का पद आपने किया, आपने उस पार्टी को पोसा, आपने धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी की नीतियों का विरोध करते करते आपकी बेटी ने सिलेक्शन में हराया। तो आप इसकी बात भी तो करिए ना। तब आपकी इनकी बेटी, आप उस स्पीच को निकाल के देखिए 2019 को, कि किस तरीके से आरोप लगाए थे, कि किस तरीके से हमारा समाजवादी पार्टी के गुंडों ने शोषण किया, किस तरीके से क्या क्या तमाम ऐसे आज उनके पिताश्री को वही समाजवादी पार्टी थी आपके पाले बैठ के। ठीक है सर, इस पर मैं सीधा जवाब मनोज यादव काका जी आपसे लेना चाहूंगा। तमाम ऐसे नेताओं को, और मैं ये नहीं कह रहा, ये अखिलेश यादव को भी समझना पड़ेगा, ये स्वतंत्र देव जी को भी समझना पड़ेगा, और ये मायावती जी को भी समझना पड़ेगा। क्या ऐसे नेता जो मलाई खाते समय रहते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, क्या उनको तीनों पार्टियां कांग्रेस के साथ ही बात करनी देती है? क्या ये सब पार्टी सम्मान देगी क्या? ये सब समझते हैं कि वो धोतक है कि जहां मिलेगा वहां रहेंगे, जनता भी ये सब समझती है। ये जो समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं अपनी अपनी साहूलियत के हिसाब से, अपने अपने मतलबों के हिसाब से, ये जनता भी सब समझती है सर। नेतागण फिर चाहे कुछ भी सफाई क्यों ना देते रहे। देखिए, आपके सवाल बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझती है कि कौन से नेता और कौन से राजनीतिक दल के आके लोग कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे और डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया। कौन लोग आकर के राजनीतिक विमर्श कहते थे कि 70 लाख रोजगार देंगे और एक कर्मचारी चयन आयोग के तहत रोजगार बनती जा रही है, लोकतंत्र में जो स्थिति बनती जा रही है, तो जो आप कमिटमेंट करते हो बाबा आते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस के साथ जो जघन्य अपराध और नरसंहारक का और तानाशाही रवैया और व्यवहारित किया है, उसको उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनमानस ने देखा है। और माननीय अखिलेश यादव जी के पूर्व में किए गए सरकार के जन सरोकारी कार्यों को भी देखा है। उसने देखा कि लखनऊ में मेट्रो किसने लाया, एक्सप्रेसवे किसने बनाया, 20 लाख लैपटॉप किसने दिया, ग्राम स्वराज कैसे समृद्ध हो, गांव में कैसे समता आए, गांव का विकास कैसे हो, ग्रामीण उत्तर प्रदेश का, उसके लिए भी अगर किसी ने बेहतरीन नीति बनाई, उसको लागू किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। तो इन सभी से प्रभावित होकर के आज उत्तर प्रदेश का जो जमात है, जो 24 करोड़ लोग हैं, वो राजनीतिक रूप से चेतना संपन्न है। उनकी आंखें तो फूटी नहीं है, नहीं वो सत्ता के गुरूर को देख रहे हैं कि जो सत्ता कहती थी कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, उसी सत्ता ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी। जो सत्ता कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, उसने ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को मरते छोड़ दिया। अच्छे दिन आएंगे का वादा करके एक रोजगार देने पाए। अब नौबत ये आ गई है कि अच्छे दिन अब लगते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि सपा की लहर आ रही है, बीजेपी के दिन गए, अच्छे दिन खत्म हो गए। आम जनता के तो अच्छे दिन नहीं आ पाए, लेकिन बीजेपी के जो अच्छे दिन थे वो भी खत्म होने को है। ठीक है, शहरों में जगह है ना, ग्रामीण ठीक है सर, ठीक है सर। आपने जो आरोप लगाए हैं, जो सवाल उठाए हैं सर, इसमें जवाब भी तो ले लेते हैं। 2012 शर्मा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से कम पे सिमटी रहती थी, वो भारतीय जनता पार्टी देखिए, ये अनर्गल बातें करने में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है किस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे बनता है, किस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनता है, किस तरीके से एम्स बनता है, किस तरीके से 21 हॉस्पिटल बनते हैं, किस तरीके से हर जिला हॉस्पिटल को इक्विप किया जाता है, किस तरीके से गाँव गाँव में सड़क दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है किस तरीके से हर खेत को पानी दिया जाता है, और जो हमारे मोदी भाई बहन है उनकी स्किल मैपिंग की जाती है, उनको सपोर्ट दिया जाता है।
है, 22 महीने तक फ्री राशन दिया जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन कैसे लगाई जाती है। ये तो कहते थे 15 साल लग जाएगी, 20 साल लग जाएगी, कैसे प्रोटेक्शन दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया है। ऐसे कानून व्यवस्था को कैसे अपीजमेंट की राजनीति को समाप्त किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। कैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको इन्होंने आइसोलेट किया, दबाने कुचलने का काम किया, उसका उत्थान किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं देख पाई कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से दलितों का इस्तेमाल करते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से पैसा खर्च नहीं होने दिया, जिस बात का सुनील कौशिक करते नजर आ रहे हैं। सेस का एक पैसा खर्च नहीं होने दिया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के प्रदर्शन किए गए, धरना किया, हर संभव तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हुई, बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा नहीं होने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देख पाई? दलितों का इस्तेमाल कैसे होने दिया गया सर? शर्मा साहब क्या कह रहे हैं? आपको मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया, दोबारा से बोलेंगे? डॉक्टर सुनील कौशिक जरा सेस को लेकर बताइए इनको, बताइए इनको कि स्वामी प्रसाद मौर्य के डिपार्टमेंट ने क्या किया। आपको पता है? करेंगे अपना बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको पता है कि 100 करोड़ के आसपास का सेस का पैसा अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। वो खर्च नहीं कर पाए, और खर्च इसलिए नहीं कर पाए कि मौर्य जी अपनी ही एक कंपनी को दलवाना चाहते थे वो। और समाजवादी पार्टी ने तमाम धरने वहां दिए, तमाम लिखित में आरोप भी है, जांच भी कुछ नहीं हुआ, टेंडर चले गए और 3 से 4 बार का टेंडर हुआ, हमने लाखों पाया उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पे खर्चा किया है। आप कैसी बातें करते हो? आप लाखों करोड़ को देखिए, हाईवे बने हैं, टॉयलेट बने हैं, जनधन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, दिया गया है, अस्पताल बने हैं, एम्स बना है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, SC/ST को वजीफा दिया गया है और घर दिए जा रहे हैं। और आप 100 करोड़ बैठ के अरे किसी डिपार्टमेंट में खर्चा नहीं हुआ, उसका भी रिव्यू होता है। हमारे यहाँ पे एक करप्शन का आरोप नहीं है, एक गलती का आरोप नहीं है। वो तो सर आप लोग खुद कहेंगे ही ना, लेकिन ये जनता पर छोड़ देते हैं। का पैसा था जो श्रमिकों को ऊपर खर्च होना था, 1% का जो सेस लगाया, वो पैसा खर्च होने की समीक्षा होनी चाहिए ना। ये वहाँ के गलियारे में खबरें हैं लखनऊ, और आप देखिए पारदर्शिता बढ़ती जाती है। समीक्षा हमारे यहाँ पे लगातार होती है, आपके वीडियो को पता ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या सवाल होगा, क्या जवाब होगा, और क्या हमारा नेतृत्व खाता है और ना ही खाने देता है। मिश्रा साहब जी कह रहे कि हमारे यहाँ ना कोई खाता है ना कोई खाने देता है। जो कुछ हो रहा है जनता की भलाई के लिए हो रहा है। लाखों करोड़ रुपया हम जनता के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। शिल्पा जी एक चीज सुन लीजिए, खाने की पेट होता है, पेट भर आदमी खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। ये तो बहा रहे हैं, ये तो इतना ज्यादा पैसा बर्बाद कर दे रहे हैं, लूट रहे हैं। लूटना अलग चीज है, खाना अलग चीज है। ये न खाते हैं न खाने देते वाले हैं, ये सबको भूखों मारते हैं। देखिए नहीं, गायों को रोक करके, गायों को गौशाला बनवा करके भूखों मार रहे हैं। इनको पता नहीं है कि खाना शब्द क्या है। खाना आदमी पेट भर खाता है, ये लूट रहे हैं। और ये गायों को देखिए कैसे मार रहे हैं, इतना खाने देने वाली इसी लालच के चलते ही दल बदलते हैं, इसी लालच के चलते ही तो उनका जो पेट नहीं भरता है, इसी वजह से तो आज इस दल में, आज इस दल में उनका अपना पेट नहीं भर पाता है। इस वजह से वो चुनाव के समय दल बदल कर खेल खेलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पेट पहले भरना होता है। नहीं, जनता की तो जो कमजोरी है, आएंगे तो सोच लेंगे। वो कंफ्यूजन में है, ये दोनों दल कुछ हुआ तो ठीक है, ना कुछ हुआ तो लास्ट में इस्तीफा दे देंगे। जवाबदेही खत्म। सरकार पुनः बहुजन समाज पार्टी आ रही है 2022 में। ठीक है मिश्रा जी, वो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। मैंने तो राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को ये समझना पड़ेगा कि कुछ चेहरे ऐसे हैं ना, बहुत सारे लोग नहीं है। यदि मैं उत्तर प्रदेश की समीक्षा करूं तो 2 दर्जन के आसपास ऐसे चेहरे होंगे जो सत्ता का स्वाद हर समय चखना चाहते हैं या सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने ही इन मौर्य साहब को बहुजन समाज पार्टी ने क्या नहीं दिया। एक नेता जहां जिनकी कोई पहचान न हो, अच्छा कौशिक साहब, आप मुझे इतना बताइए कि ये नेतागण दल तो बदल लेते हैं, लेकिन जनता के साथ ये कितना बड़ा धोखा होता है। नहीं, ये जनता को समझना पड़ेगा ना। देखो, जनता भी इसके लिए दोषी मानूंगा कि जब चुनाव में जाते हैं तो ये जीत के फिर माननीय क्यों बन जाते हैं। ये जनता को एक बार सोचना पड़ेगा इसको, कि जब कोई व्यक्ति जिसके लिए हमने वोट किया
उस पार्टी का वो नहीं रहा जिसकी विचारधारा से प्रभावित होकर जनता ने वोट किया। वो उस पार्टी का नहीं रहा, दूसरी पार्टी में चला गया। तो चुनाव के समय जनता को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन जनता सबक नहीं सिखा पाती। उस समय जनता भी उस समय चुनाव के समय में भाववेश में आकर पिछला सब भूल जाती है। तो ये जनता भी, मैं कह रहा हूँ, जनता भी इस बात के लिए दोषी है। दूसरी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बात के दोषी है। अब आप मुझे बताइए, 100 से आसपास के विधायकों की टिकट कटेगी, हाँ। वो कहीं न कहीं किसी पार्टी में जाएंगे, ठीक है, तो वो किसका हक मारेंगे? समाजवादी पार्टी ने या बहुजन समाज पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने सड़क पे उतर के जिस सत्ता का विरोध किया, जिस सत्ता के लिए वो लड़े विपक्ष में रहकर, आज वही आकर के फिर मलाई खाने लगे तो उन कार्यकर्ताओं को क्या होगा? 2017 में जब बीजेपी चुनाव लड़ी, तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को ज्वाइन कराया और टिकट दी और उनको मंत्री बना दिया। उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हल्का रहा होगा, क्या उनके ऊपर बीती होगी? तो ये सब समझना पड़ेगा। कार्यकर्ता इसीलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस पोजीशन में पहुंच गया है कि एक पहले इतिहास में आप देखिए ना कि सरकार के खिलाफ विधायकों को धरना देना पड़ा। जब कोई सत्ता में पहुंचता है, और वो विधायक ऐसे नहीं थे, यदि उनकी आप समीक्षा कर लीजिए, वो नए विधायक थे, लगभग उसमें से 80% विधायक ऐसे थे जो पहली बार सत्ता में, मतलब विधानसभा में पहुंचे, और उनको देखा कि हमारी सत्ता के रहते हुए ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही है, कोई अधिकारी सुनने तैयार नहीं है, सरकार सुनने तैयार नहीं है, सरकार के मंत्री सुनने तैयार नहीं है, तो क्या करते हैं? वो विधानसभा के सामने धरने पर बैठे। तो ये समझना पड़ेगा कुछ, और जब फिर उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो पाती है तो उनके सामने कुछ विकल्प नहीं बच पाता है। ठीक है, मैं बता दूं, शिल्पा, तीन दलों की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की, समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की। हाँ। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही सत्ता रही। उन लोगों के हाथ में सत्ता नहीं रही जो जनता ने चुन करके प्रतिनिधि बना के विधानसभा में भेजा, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। और ये सब पार्टी इसी तरीके की है, किसी को भी समझ लीजिए आप। चलिए ठीक है, ये इनको भी पार्टी के लोगों को भी समझना पड़ेगा, और सबसे पहले जनता को समझना होगा। चलिए ठीक है सर, डॉक्टर DS मिश्रा साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट। चुनावी दल बदल का खेल ये जो शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं अभी टक्कर सीधे तौर पर बीजेपी और सपा के बीच ही देखी जा रही है। रस्साकशी इन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच ही कही जा रही है। नहीं, गलत देखी जा रही है। ये दोनों दल, भाजपा और सपा दोनों दल साफ हो गए हैं, बिल्कुल आप चिंता ना करिए। और ये जो स्वार्थी नेताओं का दल बदल करवा रहे हैं ना, ये इनके ही अंदर में मतभेद शुरू हो जाएगा। जितने नेता भाजपा से सपा में जा रहे हैं, जितना सपा से भाजपा में जा रहे हैं, वही अंतर विरोध होगा और यही सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को चुनाव जितवाएंगे, ये जान लीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी मौजूदा समय में, चलिए आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसका फैसला सीधे तौर पर जनता के हाथ में। खेमचंद शर्मा जी, सच्चाई है धरातल की। आपका फाइनल कमेंट जा रहे हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं, क्या अभी भी मनाने की कोशिश होगी? भारतीय जनता पार्टी कैडर पार्टी है, हमारा कैडर लगातार जनता के बीच में, हम जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के कामों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं। हम योगी जी और मोदी जी के द्वारा जो अच्छे कार्य किए हैं उनको लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, और जनता को हम पे विश्वास है, क्योंकि हमने 4.5 साल में वो करके दिखाया है जो 22 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। पिछली सरकारों ने दबाने का, कुचलने का काम किया और लोगों को परेशान कर दिया। हमने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को तेजी से उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। उन्हीं काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कोई कमी नहीं है। लगातार हम लोग जनता के बीच में है और जनता से फीडबैक लेके हम लोग काम कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है चलिए आप काम करने का दावा तो कर रहे हैं, काम जनता तक कितना पहुंच पा रहा है, आने वाले वक्त बताएगा। डॉक्टर सुनील कौशिक, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर। ये चुनावी दल बदल, क्या वैक्सीन जनता को नहीं लगी है? ऊट बैठे, घर घर में बने, क्या लग रहा है? फायदेमंद साबित होगा या फिर नुकसानदायक? सड़क है, दिख रहा है, लोगों को घर मिले। जनता को, शिल्पा जी, जनता को एक बार निर्णायक, मैं तो सारे प्रदेश और देश की जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि ऐसे चेहरों को पहचानना पड़ेगा जो हर समय सत्ता में बने रहते हैं। विपक्ष में बैठ करके जनता के दुख दर्द समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ वो मलाई खाना चाहते हैं। ठीक है, वो किसी भी पार्टी का नेता, लेकिन ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का काम जनता को करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर चुनावी दल बदल का ये जो दौर शुरू हो गया है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बेहद खुश नजर आ रही है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, कह रही है कि अभी तो और भी विधायक आने वाले हैं, बीजेपी को झटके पर झटका हम लोग देने वाले हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम विकास के एजेंडे के साथ चले थे, चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अगर किसी की अपनी पर्सनल कोई महत्वाकांक्षा आड़े आएगी तो हम उसे भी स्वीकार नहीं करेंगे।
पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है, वो जा सकता है। हालांकि कोशिश हो रही है कि शिव प्रसाद मौर्य को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ उन तमाम विधायकों से बात करें, उन्हें मनाने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल क्या वो मना पाएंगे कि नहीं, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में जाकर क्या गुल खिलाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बन रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।